सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा डीसीपी नॉर्थ श्री एंटो अल्फोंस सर से कि आज की इस मीटिंग में मुख्य अतिथि महोदय और आमंत्रित तमाम आदरणीय सदस्यों के समक्ष स्वागत उद्बोधन वेलकम स्पीच रखने की कृपा करें। श्री एंटो अल्फोंस, डीसीपी नॉर्थ। Thank you, sir. And Alphonse, sir. Thank you. It's my pleasure, sir. आपको welcome करना चाहता हूँ, sir. Thank you, sir. Thank you for giving us time, sir. For आपका कीमती समय निकाल के सर यहाँ आए, सर. Thank you so much, sir. ये बताना चाहता हूँ, सर. ये हमारा पहले मीटिंग है, सर. 2020 में 2020 का पहले मीटिंग है, सर. इसके पहले सर 2019 में मीटिंग हुई थी, सर. उसके बाद ये नया डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग के लिए सर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, सर, रिसेंटली पिछले महीने में. और उसके मुताबिक सर जो 26 जो मेंबर्स है, को-ऑप्टेड मेंबर्स है, सर आपका जो सेशन के मुताबिक हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया, सर, कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, सर, ऑर्डर में निकले, सर. और उसके बाद सर ये पहले मीटिंग है, सर. और इसमें सर जो nominated co-opted members है, सर. Totally there are around 20 का आसपास जोड़ चुके हैं, सर. और हमारा ऑफिसर सभी मौजूद है, सर, पुलिस का तरफ से, सर. एडिशनल DCPs 2, एडिशनल DCP 1 एंड एडिशनल DCP 2 एंड ACPs 5 ACPs एंड 14 SHOs यहाँ जुड़े हुए हैं, सर. और ये पहले बार, सर, ये यहाँ वेबएस के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू हम जुड़े हुए हैं, सर. Thank you very much, sir. I welcome you for this meeting, sir. और ये आपका जो भी इन लोगों का मेंबर्स का और बाकी जो जोड़े हुए हैं उनका मेंबर्स का सुझाव और सजेशन को हम लेके आगे बढ़ेंगे, सर. And we will be waiting for your suggestions and guidance for us, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ब्रेक जोनसन साहब से गुजारिश की अपना माइक म्यूट कर लें और बारी-बारी से मेरी गुजारिश तमाम सदस्यों से जो अपने सुझाव रखना चाहते हैं, माननीय मंत्री महोदय जो कि अध्यक्ष हैं आज के इस कार्यक्रम के उपस्थित हैं, दिल्ली पुलिस का पूरा अमला, DCP नॉर्थ, एडिशनल DCP माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद हैं. तो मैं चाहता हूं कि एक एक करके पहले हम तमाम सदस्यों को सुने, तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन. मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी अपना पॉइंट रखना चाहते हैं कृपया अपना नाम पहले बताएं और उसके बाद अपनी सुझाव हमारे बीच रखें. मैं प्रवीण जैन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी. बोलिए प्रवीण जी, बोलते रहिए. प्रवीण जैन जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए. बात प्लीज. जी, मैं प्रवीण जैन बोल रहा हूँ. सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी को नमस्कार. और मैं केवल आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ कि सदर बाजार की जो स्थिति है वो एक हफ्ते में उसमें काफी सुधार हुआ है. और पुलिस प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर जिस प्रकार आपने वीडियो देखा होगा, आज वो स्थिति नहीं है और बड़ा अच्छा सुचारू रूप से व्यवस्था सदर बाजार की हो रही है. केवल एक पॉइंट मुझे कहना है कि पुल मिठाई का जो वो पुल मिठाई की भी स्थिति का सुधार अगर इसी प्रकार से हो जाए तो जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग का काम चल रहा है या जैसे कोविड का वो चल रहा है उसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा. और हम सब पुलिस प्रशासन को सहयोग देने के लिए तैयार है और आगे भी हम देते रहे, आगे भी देते रहे. धन्यवाद. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. आपका हमने इनको नोट कर लिया, आगे हम उस पर काम करेंगे. और ACP सिविल लाइंस आपका साथ जो बैठे हुए उनको जो सजेशंस है उनको बताने के लिए बता दीजिए प्लीज. जैसे आपने हमारे फॉलोइंग का बुक है उससे हमारे विधानसभा में कैमरे लगाए और जिस तरह से आगे पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, शूटिंग में लोग तो सिर्फ मुझे अगर कम हो जाते हैं मुझे शूटिंग करके चाहे बिल्कुल रूट बुक कर रही है, सर. लेकिन मैं एक बार सर कहना चाहूंगा कि हमारा जो रूपनगर थाने से अगर बात करें तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. दीपावली पर भी समारोह भी यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा जो एक कंजेशन और ट्रैफिक
तरफ से दूर है, जो कि शायद ट्रैफिक वाले देखेंगे, क्योंकि एक रिक्शा की तो कैटेगरी में बड़ी प्रॉब्लम है सर। बाकी आपके आने के बाद पूरा इलाका बहुत सुधरा हुआ है, पुलिस तमाम बीट पे घूम रही है और कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आगे के लिए ना हो। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, पूरा रोड की स्थिति जो है ट्रैफिक वाइज और कंजेशन वाइज बहुत भयंकर है, और मेरा ये कहना है कि एक तत्व है, अगर पूरा रोड का सुधार नहीं हुआ तो सर वैसे भी कोरोना फैल रहा है और गंदा भी जो है सबसे मामला कर रहा है। मेरा जो है डीसीपी साहब से अनुरोध है कि पूरा रोड की तरफ से विशेष ध्यान दें, क्योंकि मानव पटरियों की जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ऐसे जो साहब से मेरी बात हुई थी परसों, उन्होंने आश्वासन मुझको दिया है कि मैं इसको जो है कंट्रोल में करूंगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण भी फैल रहा है, कोरोना भी फैल रहा है, और अगर पूरा रोड की स्थिति अगर नहीं सुधरी तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा बेहतर को पूरा रोड मिलना चाहिए। और दूसरा मेरा ये निवेदन ये है कि कमलानगर में वैसे ही ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, लेकिन बुर्लागंज के साथ एक ट्रैवलर गंगा ट्रैवलर, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है वो 24 आवर्स जो है वहां पर खड़ी रहती है। उसके बारे में भी मेरी जो है एसीपी साहब को भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसको भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि इसको वैसे ही ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और एक जो है ये गाड़ियां परमानेंट जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर वहां खड़ी रहेंगी और दिवाली का पर्व आ रहा है, वैसे तो मुझे एसीपी साहब ने आश्वासन दिया है, एसएचओ साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम पूरा रोड की तरफ जो है विशेष ध्यान देंगे। प्लीज डू इट, क्योंकि यहाँ पर आदमी के जान और माल पर अगर जान ही नहीं रहेगी तो ये बाजार किस काम आएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब मनोहर लाल कुमार, सदर बाजार। जी बताइए बताइए। बताइए मनोहर लाल जी। कुमार सदर बाजार से बोल रहा हूँ साहब। बोलिए मनोहर लाल जी, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतना बड़ा काम किया। ये जो प्रोग्राम आपने बनाया इतना अच्छा बनाया, कभी कहीं में आप जानते हैं कि मैं तो 50 साल से पुलिस के टच में हूँ, ऐसा कभी काम नहीं हुआ जितना डीसीपी साहब हमारे इतने अच्छे आए, और हमारे एसएचओ जो अशोक जी हैं, ये स्वयं गलियों में जाकर काम करवा रहे हैं। और ये जो भी जैन साहब ने बात की सदर बाजार की, सदर बाजार सदर के नाम से ही मशहूर था, अब जो सदर से ही काम में भी मशहूर है। हम इनके आभारी हैं, सदर बाजार के लोग, दिल्ली के लोग। इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम आपने किया, करते भी रहे। मैं पहले भी 50 साल से पुलिस के साथ था, आज भी पुलिस के साथ हूँ। पुलिस हमारा कार्य ध्यान रख रही है, हमारा भी धर्म बनता है कि पुलिस के कार्य में भी उनका सहयोग करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डीसीपी साहब, हमारे एचओ साहब, अपने डीसीपी, हमारे एसएचओ अशोक जी, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ विशेष करके। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर जो अशोक जी आए हैं हमारे यहाँ, एसएचओ साहब, ऐसा कभी कोई बहुत कम देखने को मिला। हमारी प्रभु से प्रार्थना है और आपसे भी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को और ऊपर ले जाकर देश से सेवा करने का अवसर दें। आपका धन्यवाद। मैं महेश सिंघल, माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी टाइम बाद समय निकाला और हमारे बीच रूबरू हुए। डीसीपी साहब का भी स्वागत है। मेरा एक निवेदन है, अभी जैसे प्रवीण जैन जी ने बोला था, पुल मिठाई के ऊपर इस टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कत है, क्योंकि वहां पर रेडिया पटड़ी से उतर के नीचे सड़कों पे आ गई हैं। अगर वो प्रॉपर ढंग से पटड़ी पे लग जाए, सड़क छोड़ दें, तो सड़क की व्यवस्था भी सही रहेगी, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से रहेगा। तो मेरा निवेदन है, सारे काम सही चल रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सुनील जी। जी नमस्कार, सुरेश बिंदल, चांदनी चौक से। डॉक्टर साहब, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और बहुत ही सही समय पर आपने ये बैठक आयोजित की है। मैं 2-3 निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया उसकी तरफ पुलिस प्रशासन ध्यान ले। एक तो कोड़िया पुल से जोड़ी सदीपा के कट से जो डीटीसी की बसें मुड़ती हैं वो अनावश्यक है, क्योंकि उन्हें जाना है रेलवे स्टेशन के सामने। अगर वो कोड़िया पुल से सीधी चली जाए तो इस ट्रैफिक पे जो आधा घंटे का जाम होता है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कपड़े के व्यापार में, होलसेल के व्यापार में, मालीवाड़े में, किनारी बाजार के अंदर, रेलवे के अंदर महिलाओं को आना जाना बढ़ेगा। मेरा डीजीपी से निवेदन है कि अगर तो महिला बढ़ते हैं तो बड़ी इससे लॉकडाउन सुधरेगा और मालीवाड़े के अंदर जो सुधार है। जो है उन्होंने आगे उनको व्यवस्था दिखाया जाए तो अपनी दुकान के अंदर ही रख के माल बेचें तो बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी यहाँ के उपभोक्ताओं को, जो पूरे देश से यहाँ पर आते हैं चांदनी चौक देखने के लिए। मैं पुनः बहुत निवेदन करना चाहता हूँ, छोटी छोटी 2-3 बातें हैं। और दूसरी, सीसी कैमरे चांदनी चौक में नहीं चल रहे हैं। जो सरकारी सीसी कैमरे थे वो बिल्कुल बंद पड़े हैं और ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद फैल रहा है, जिस तरह की स्थिति है, उसमें सीसी कैमरे बिल्कुल चालू रहने चाहिए। अगर खुदाई के कारण से या रीडेवलपमेंट के कारण से कोई दिक्कत हो रही है तो रीडेवलपमेंट वालों की जिम्मेवारी है तो पुलिस को ये सीसी कैमरे उपलब्ध कराए, जिससे कि यहाँ पर वारदात होने से रोकी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोविड-19 को जिस तरह से हिंदुस्तान में कंट्रोल में कर रहे हैं, उसके लिए इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ये इसके साथ ही बहुत बहुत बधाई। नमस्कार डॉक्टर साहब, गोपालगढ़ प्रमोद कुमार के प्रधान, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, मैं 3-4 बातों के लिए छोटी-छोटी बातें आपके साथ लेकर आना चाहूंगा। ये पुरानी दिल्ली स्टेशन की मेन रोड पूरे पुरानी दिल्ली को जोड़ती है। ये सबसे व्यस्तम रोडों में रहता है। यहाँ पर जो ट्रेन को पकड़ने वाला और यहाँ पर व्यापार के लिए आने वाला, इस रोड की व्यवस्था यदि सुचारू रूप से, वैसे तो प्रशासन काफी करता है, लेकिन जब भी ढिलाई हो जाती है यहाँ पर समय के ऊपर ना तो नागरिक पहुंच सकता है और कई बार लेट हो जाता है। इसको कभी ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है, कभी लोकल पुलिस करती है, काफी कर रहे हैं। मैं स्ट्राइक नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव है इसके ऊपर कम से कम दिवाली तक तुरंत या लगभग सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप थोड़ा सा और ध्यान दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा विषय है, जैसे ही व्यापारी अपना सामान अपनी गाड़ियों में लेकर जाता है, थोड़ा पुलिस विभाग कानूनी रूप से उनको रोकती है। दिवाली तक परमिशन दे दें, दिलवा दें। जो नागरिक अपना सामान अपनी गाड़ियों में लेकर जाता है उसको अनावश्यक ना करें कि ये आप अपने सामान ढो रहे हैं, ये व्यापारी का सामान है। आज तक जो नागरिक आता है, जो रिहायशी आता है, वो भी 50-50, 40-40 पीस लेकर जाता है, ज्यादा सामान भी लेकर जाता है। उसको ये कहकर कि नहीं ये तो आप बेचने लेकर जा रहे हो, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तीसरी समस्या जो मार्केट रोड में आ रही है, दिवाली तक पहली बार व्यापारियों को ग्राहक मिला है। 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ग्राहक दिखाई दिया है और हमारी रोजी रोटी व्यापारियों की दिवाली तक ही बहुत ज्यादा डिपेंड है। मेरा सादर आग्रह है, हमारे ऊपर शक्तियां, बाहर का व्यापारी आता है उसको जैसे वो गाड़ी से उतरता है उसकी गाड़ियों के ऊपर कहीं ना कहीं रोका टोकी, तुम यहाँ गाड़ी, और जो कमर्शियल व्हीकल है वो बेशक कुछ भी काम करे। मेरा इशारा इतना ही है
कि थोड़ी दिवाली तक यहाँ पर चारों तरफ की नागरिकों के ऊपर, गाड़ी वालों के ऊपर थोड़ा सा रहम किया जाए और उनको बाजारों में आने दिया जाए। जहाँ तक आपके अलावा ऑफिशियली नहीं करें, वो करने में चट में 1-2 मिनट लगता है, और जब तक उसको इतनी सहूलियत प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यातायात पुलिस को ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद महोदय। रूपनगर थाने में जो भी हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कृपया वो अपनी बात रखें। रूपनगर तरफ से नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दिल्ली में जिस प्रकार से भारत सरकार आप दिल्ली और देश को कोविड से संभाल रहे हैं। अभी इस समय दिल्ली 3 समस्याओं से जूझ रही है और त्योहार का सीजन आ गया है। एक तरफ दिल्ली में फिर कोविड के केस जा रहे हैं, दूसरा दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। मेयर साहब का कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्पीकर से रिक्वेस्ट कर लें। सर एसीपी सर नीरज के सामने बैठे हुए हैं, जो उनकी तरफ से सदर बाजार की तरफ से। सदर बाजार से हमारे बाड़ा हिंदू राव से सर हाजी इमरान अंसारी जी हैं, वो आप कुछ समस्या रखना चाहते हैं। सर मैं मुबारकबाद दूं डॉक्टर साहब को और अपने साहब को कि उन्होंने ये मीटिंग रखी है, बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक समस्या थोड़ी सी बीजी रोड पे आती है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक सर, जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ पे, और इस तरह ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पे वारदातें भी होती हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ जो स्टाफ है, जो हमारे पुलिस ऑफिसर है, उसका जरा ख्याल रखें। बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो सब आपने सुनी है, और इसके लिए जो भी हम लोगों से होता है वो हम जरूर करेंगे। हम पुलिस के साथ हैं। थैंक यू सर। अब हमारे बीच मुस्तफा कुरैशी जी हैं, बीजेपी से महामंत्री ह्यूमैनिटी के, और यहाँ सोशल सर्विस भी करते हैं। वो कुछ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मेरा निवेदन ये है कि जाट मार्केट त्रिपाल मार्केट में एनरोलमेंट इतनी है, दुकानदार जो है सारी पटरी घेर ली उन्होंने, उसके अलावा दुकान के आगे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, उसके आगे जो टेम्पो खड़ा हो जाता है, तो ट्रैफिक से बड़ी समस्या है। उसमें कई दफा लड़ाई झगड़े हो चुके हैं आपस में। कोई बड़ी वारदात ना हो जाए तो ध्यान दीजिए कृपया। नमस्कार। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सर हमारे बीच अभी अचानक राजेश जैन जी, जो पीछे 3 दफा यहाँ से कांग्रेस से एमएलए रहे हैं, मिलने आए थे किसी सिलसिले में, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। तो सर स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार। मैं सबसे पहले तो अच्छा हर्षवर्धन जी हमारे अच्छा सर नमस्कार। हर्षवर्धन जी नमस्ते भैया। गुरु जी मेरे कुलीग रहे 15 साल मेरे साथ, आप सबको नमस्कार। मैं सदर बाजार थाने के अंदर बैठा एसीपी साहब के साथ मीटिंग में आपके साथ शामिल हुआ। पिछले काफी समय से हम आदरणीय डीसीपी साहब के साथ भी, एसीपी साहब के साथ भी, एसएचओ सदर बाजार के साथ हमने मीटिंगें करी और व्यापारियों के साथ भी मीटिंग करी, और हमारे को दिल्ली पुलिस से पूरा सहयोग मिला। उसके साथ साथ प्रशासन से भी सहयोग मिला। जो समस्याएं, चाहे वो कोरोना से संबंधित थी, चाहे वो व्यापारियों से संबंधित थी, उस सब समस्याओं को हमने आपस में बैठकर डीसीपी साहब के साथ उन समस्याओं का समाधान किया। और आखिर में जब ये कोरोना के केस ज्यादा बढ़ने लगे तो हमने एसडीएम, एडीएम, डीएम वगैरह और जो हमारे पुलिस के सीनियर अधिकारी थे, सबके साथ हमने मीटिंगें करी, इलाके क्षेत्र पर राउंड भी किए, और आज उसका रिजल्ट भी है कि आज हम क्षेत्र के अंदर जो रेजिडेंशियल है वो भी बहुत सुखी है, और जो व्यापारी है वो भी बहुत सुखी है। लेकिन थोड़ा सा हमारे को इसी जो आज इस समय जो माहौल है, इसको हमें कायम रखना पड़ेगा। हमारे को कहीं भी लापरवाही नहीं बरतनी,
और हमारे को सिर्फ एक ही है कि जो लोडिंग अनलोडिंग है उसके ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोडिंग अनलोडिंग हो रही है अभी भी हो रही है उसके अंदर जिनके अंदर, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग अगर रात को हो जाए, जो हमारा साथ डीसीपी साहब के साथ बैठ के हमारा फैसला हुआ था, व्यापारियों के साथ भी फैसला हुआ था कि हम रात को 8 बजे से सवेरे 10 बजे तक हम लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, तो वो अभी कुछ इंप्लीमेंट कम हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे डीसीपी साहब और हमारे एसीपी साहब, ट्रैफिक पुलिस और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो सब मिलकर, एमसीडी के अधिकारी हैं वो सब मिलकर इस जो लोडिंग अनलोडिंग दिन में हो रही है उसको रोकेंगे। धन्यवाद सर। इनका प्लान जो है पोल्ट्री खुलने के बाद 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डी वैन वगैरह आती है, लोडिंग अनलोडिंग होती है। वो अगर रात में हो 8 बजे से सुबह 10 बजे तक तो काफी समस्या का समाधान सदर बाजार एरिया में हो सकता है सर। थैंक यू सर। इसके बारे में ट्रैफिक से बात करके तो जो सोल्यूशन है वो सर। और बाकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नीता मैडम बैठी हुई है, मैम यू लाइक टू से सम वर्ड्स प्लीज। Yes, it's my pleasure to be with Dr. Harshvardhan sir. It was very nice to be having a meeting with you, and I welcome DCP North also the first time we are meeting. पहले भी हम सब मिले हैं इस मीटिंग के लिए, लेकिन थोड़ा सा ये ऑनलाइन में इतना अच्छा कन्वर्सेशन नहीं समझ में आ रहा है। इस तरीके में ये कहना चाहूंगी कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एरिया है, अभी यहाँ पे सब हम ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं। सिर्फ जो हमारे रिसर्च स्कॉलर से लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी परमिशन यूनिवर्सिटी ने दिया है, जिनके एक्सपेरिमेंटल है उनके लिए दिया है, और हॉस्टल्स में भी थोड़े कम स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं अभी। लेकिन हमें थोड़ी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी इतना, क्योंकि उनकी एक लिमिटेड एरिया में वो रह रहे हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहां से। जो हमारे पास ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं वो जो आसपास के एरिया में स्टूडेंट्स रहे थे और बिकॉज ऑफ दिस कोविड आने की वजह से उन्होंने इमीडिएटली यहाँ से अपने घर चले गए थे, लेकिन उनके लैंडलॉर्ड्स उनसे पूरा किराया ले रहे हैं। वहां पे थोड़ा सा एक कुछ हमें समझना पड़ेगा कि जो बच्चे अब घर गए हैं, एक तो उनके पेरेंट्स के पास भी जॉब्स नहीं है कईयों के पास, और वो यहाँ पे रहे भी नहीं है, बट उनको अभी भी थोड़ा किराया देने के लिए बात हो रही है। मैं समझ रही हूँ जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनका भी यही एक सोर्स ऑफ इनकम है, बट कुछ कंडीशन को समझते हुए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों तरफ से, और हमें कुछ रिड्यूस अमाउंट स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना कि पूरा अमाउंट दिया जाए। उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट द रेजिडेंशियल जो हमारे बैठे हुए हैं, सब ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो उनके प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं नियर बाई एरिया, तो हमारे पास ये विजयनगर से और मुखर्जी नगर से काफी स्टूडेंट्स ये बात कहने के लिए आ रहे हैं। जब तक ऑनलाइन है वी विल बी एबल टू मैनेज दिस डिस्टेंसिंग आल्सो, बट जहां तक मार्केट्स की बात है, बिकॉज आई हैव बीन मूविंग टू कमला नगर या आसपास, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कम है। मैं देखती हूँ जब जाने के लिए हम कहीं पे मूव करते हैं तो एक जो आसपास खड़े हुए हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे पास अगर किसी भी एरिया में एंट्री हमारी रेगुलेटेड हो जाए एट ए गिवन टाइम, इतना ही नंबर जा सकता है, उधर कुछ कैसे अगर कुछ रेगुलेट कर सके वो थोड़ा सा बेटर होगा हम सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। मोहन जी, आप एसएचओ सिविल लाइंस कमरे में बैठे हुए हैं, आपकी तरफ से कुछ बताइए प्लीज। सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे पुनः जिम्मेदारी दी गई, और मैं क्योंकि हमारा क्षेत्र पुरानी दिल्ली का गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र है, दिवाली के और अन्य त्योहारों पर पूरे सब लोग मिलजुल करके कार्य करेंगे। समस्याएं तो आती रहेंगी, विशेष रूप से कि मरकट वाले बाबा का जो मंदिर है वहां से रानी झांसी फ्लाईओवर जो डॉक्टर साहब ने बड़े अथक प्रयासों से तैयार कराया था, जिसके कारण काफी ट्रैफिक की समस्या का निदान हुआ है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी, दो तीन वक्ताओं ने, सुरेश बिंदा जी ने, गोपाल गर्ग ने बताया, स्टेशन रोड बहुत भयंकर जाम की स्थिति रहती है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान वहां पे कार्यरत नहीं होते, सब लोग होते हैं, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं त्योहार के नाते। तो आप इसको विशेष रूप से त्योहार के कारण स्पेशल फोर्स का अरेंजमेंट करवाएंगे तो जनता को बहुत फायदा हो, क्योंकि चांदनी चौक व्यापारिक स्थल भी है, सामाजिक धार्मिक सामान खरीदने चांदनी चौक में लोग बहुत आते हैं। और इस पर विशेष ध्यान रखना कि स्पेशल फोर्स थोड़े दिन के लिए त्योहार के लिए लगाई जाए,
तो हम सब लोग आपका बहुत बहुत आभारी व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। आज आपकी मीटिंग में ज्वाइन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने क्षेत्र की तरफ से बताना चाहता हूं कि सरायरोला राजेंद्र सिंह आलूवालिया बोल रहा हूं, थाना गुलाबी बाग से। मैं सरायरोला एसीपी साहब की तरफ से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सामने रखना चाहता हूं कि क्षेत्र में जो इस समय साप्ताहिक बाजार चल रहे हैं, उस साप्ताहिक बाजार का जो समय रात देर तक का है, उसको अगर दिन का किया जाए तो जो आपकी देखरेख में, दिल्ली पुलिस की देखरेख में उन्होंने सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा, इस कोरोना की महामारी से अपने दिल्ली वासियों का ध्यान रखा, नॉर्थ दिल्ली का ध्यान रखा, और हमारे क्षेत्र को जो साप्ताहिक बाजार बहुत देर तक खुलते हैं उनको जल्द समाप्त करने का प्रावधान किया जाए। दिल्ली पुलिस को आपका एक मीटिंग करके आदेश देना चाहिए कि जो 11 बजे तक, 10:30 बजे तक खुलते हैं, उनको शाम 6-7 बजे तक साप्ताहिक बाजार को बंद कर देना चाहिए। और जहां इन्होंने अपने क्षेत्र में उन कमजोर वर्ग के लोगों तक सहायता पहुंचाई, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और क्षेत्र में जो स्मॉग का इस समय समस्या चल रही है, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली में जहां आपने इतना स्वास्थ्य का ध्यान रखा, आज फिर लोग उसकी खांसी और गले खराब की बीमारी से, इस स्मॉग से जूझ रहे हैं। अगर पानी का छिड़काव और इस स्मॉग का समाधान के लिए हरियाणा या पंजाब की स्टेट के साथ मीटिंग करके पराली का प्रावधान हो तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। 40 नंबर रोड का जो अंडर ब्रिज है वो काफी दिनों से रुका हुआ है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 40 नंबर रोड जो एक बहुत ही कंजस्टेड कनेक्टिविटी रोड है, जो जमुना पार के साथ पश्चिम दिल्ली को, नॉर्थ दिल्ली को जोड़ता है, अगर उसका जल्द से जल्द समाधान हो तो जहां वो रश लगता है वहां पे स्मूथली ट्रैफिक, आसानी से सभी लोगों का आना जाना रहेगा। आपका धन्यवाद। हमारे दिल्ली में, पूरे देश में आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा, धन्यवाद। हमारा, मैं अपने क्षेत्र की तरफ से सतपाल भाटिया जी, मनोज जिंदल जी, वेद बंसल जी, अपने थाना SHO सराय रोहिला लोकेंद्र जी, एडिशनल SHO गुलाबी बाग, हमारे विजय पवार जी, मैं सतीश जी, सभी की तरफ से अपने ACP साहब, सब डिवीजन सरायवाला की तरफ से आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। अपने पॉइंट नोट कर लिया था हम। और सुधीर मदन जी, आपकी तरफ से कुछ बताना चाहते हैं, बताइए प्लीज, और फाइनली वाइंड अप करिए। अभी कोरोना वायरस से जिस प्रकार हम बहुत बड़ा दोबारा अपनी गति प्राप्त कर रहा है। हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 12 टूटी का एक चौक है, खूब भीड़ रहती है, और वहाँ एक बैरियर लगा होगा, कुछ पुलिस कर्मचारी वहां पर खड़े होते हैं, लेकिन वो भी बिना मास्क के वहां पर खड़े होते हैं। और वो दूसरे को कैसे सर, सभी अपना नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम खालिद कुरैशी है। आज अभी मॉडल बस्ती के जनरल साइड हूँ। मैं सबसे पहले तो सब मेहमान को, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सदर बाजार और बाड़ा चुनाव के अंदर जो एनक्रोचमेंट हटाया गया है, मैं SHO सदर बाजार साहब का और सदर पुलिस और नॉन डिस्ट्रिक्ट का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी तरह चंद्रयान रोड पर भी कुछ है, वो हड़िया है,
एनक्रोचमेंट कुछ हुए हुआ है, दुकानें कुछ लगा रहे हैं लोगों ने, हम लोगों ने, तो हड़िया है तो बहुत लोगों को सुविधा मिलेगी। वहाँ कुछ गाड़ियां खड़ी हैं सालों से, सालों से गाड़ियां खड़ी हैं, वो हड़िया है, तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपका पॉइंट नोट कर लिया हमने, जो एमसीडी प्लस कार्ड के साथ काम करेंगे इसके बारे में। सर सभी का पॉइंट्स हमने नोट कर लिया सर। मोटा मोटा ये जो इंक्रोचमेंट्स के बारे में कई सारा लोग हमने पॉइंट उठाया, वो नोट कर लिया सर। ट्रैफिक और एमसीडी के साथ हम काम करेंगे सर, कंबाइंड ड्राइव चलाएंगे। और बाकी जो डीयू की तरफ से हॉस्टल के बारे में उन्होंने बताया था सर, वो मीटिंग और आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग करके सर कुछ सॉल्यूशंस निकलने की कोशिश करेंगे सर। मैं विजय गुप्ता सर, बाकी सर आपको इनवाइट करना चाहता हूँ सर, अपना विचार से हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ सर, प्लीज सर। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके कन्वीनर हमारे अल्फोंस साहब हैं, जो डीसीपी हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने शॉर्ट नोटिस पर इस मीटिंग को आयोजित किया और कोरोना के संघर्ष को देखते हुए इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस से डिजिटल मोड में ऑर्गेनाइज़ किया। सभी मेंबर्स का पार्टिसिपेशन किया। आपके सभी यहाँ पर मैंने देखा कि पुलिस के सभी साथी, दूसरे हमारे एडिशनल डीसीपी अभिषेक धानिया जी भी हैं, और दूसरे सभी डीसीपीज़ और दूसरे जो एसीपीज़ और एसएचओज़, सभी संबंधित पुलिस के अधिकारी इसमें उपस्थित हैं। मैं देख रहा था कि शायद इसमें कई सारे हमारे एमएलएज़ भी अपेक्षित थे, लेकिन मैंने किसी की आवाज़ नहीं सुनी, तो मुझे लगता है कि वो शायद आज के इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। प्रहलाद सिंह साहनी जी, दलीप पांडे जी, संजीव झा जी, सोमदत्त शर्मा जी, अखिलेश पति त्रिपाठी जी और इमरान हुसैन जी। मेरे को जो जानकारी थी उसके हिसाब से ये सब भी हमारी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सदस्य हैं। मैं तो उनके भी विचार आज सुनना चाहता था, लेकिन उससे हम सब लोग वंचित रह गए। मुझे इस बात का संतोष है कि बड़ी संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कमेटी में अपना पार्टिसिपेशन भी आज किया है। काफ़ी सारे सदस्यों ने अपने बहुत ही मूल्यवान विचार भी यहाँ पर व्यक्त किए हैं। मैडम नीता सहगल जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर हैं, उन्होंने भी समय निकाला है। अभी जिन लोगों के विचार मैंने सुने, कम से कम उनके बारे में तो मैं निश्चित रूप से कह ही सकता हूं कि वो सब आज की इस बैठक में आए हैं। सुरेश बिंदल जी, मनोहर लाल कुमार जी, महेश सिंगल जी, कुलदीप सिंह जी, प्रवीण जैन जी, सुमन कुमार गुप्ता जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, गोपाल गर्ग जी, खालिद अख्तर कुरैशी जी, जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जी, अंसारी जी, और हमारे दिल्ली विधानसभा के समय से पुराने दोस्त जो 15 साल हमारे साथ विधानसभा में रहे, ऐसे राजेश जैन जी, राजेंद्र सिंह आलू वालिया जी, सुधीर मदान जी, इतने लोगों के तो विचार भी हमें सुनने का मौका मिला। एसीपी साहब के भी बीच में कुछ इंटरवेंशन हुए। मैं हृदय से आप सबका आभारी हूँ। जो
यहाँ पर समस्याएं व्यक्त की गई हैं और जो मैं इतने वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ कि जो भी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ में पुलिस के द्वारा जो संचालित होती हैं, जो भी सदस्य होते हैं, ये आज से नहीं, जब से मैं 93 में एमएलए बना तब से मैं ये महसूस करता हूँ कि जो भी समस्याएं बताई जाती हैं वो बहुत ही बेसिक समस्याएं होती हैं और उनके बारे में बहुत गंभीरता से जो मेंबर्स होते हैं वो अपने विचार व्यक्त करते हैं और हर एक जो समस्या वो बताते हैं वो साधारणतः उसका सॉल्यूशंस ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ होते हैं और थोड़ा सा स्मॉल इंटेलिजेंट इंटरवेंशंस से उन समस्याओं का समाधान होता है और उन समस्याओं के समाधान होने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को बहुत सारी राहत मिलती है। ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं कि जिनको जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी आ सकता है, लेकिन जब उसको सॉल्व कर देते हैं तो इतने सालों के बाद मेरा अनुभव यह है कि बहुत सारे लोग जो रेजिस्टेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं पुलिस के प्रति और उन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रति जो कि उन कामों को समाधान को कराने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनको चुनती है जनता, और दूसरे होते हैं जो बिना चुने हुए होते हुए भी उनको कोई सरकार का कोई पद नहीं मिला है, वो कभी ना कॉरपोरेटर बने हैं, ना एमएलए बने हैं, ना कोई पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, लेकिन किसी न किसी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से वो समाज के हित के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं। इसलिए ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं इनके प्रति मेरे मन में हमेशा विशेष किस्म का स्नेह भी रहता है, विशेष किस्म की उनके प्रति मेरे मन में सम्मान की भावना भी रहती है, क्योंकि वो निस्वार्थ लगातार किसी को कोई इस काम को करने के लिए जो वो अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं, कोई उसके लिए कोई उनको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता है, कोई उनको कोई उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिलता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे लोगों को, अभी जैसे आपने स्वयं देखा कि मनोहर लाल कुमार जी जैसे लोग 50 साल से जो है वो इस प्रकार के काम के अंदर लगे हुए हैं। सुरेश बिंदल जी को कम से कम 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वो मर्केंटाइल एसोसिएशन के माध्यम से कितनी प्रकार की हेल्प कर रहे हैं। सुमन कुमार गुप्ता जी हैं, इनको मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, आज भी ये निगम बोध घाट पर और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से जनता की कितनी ज़्यादा निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं कर रहे, सभी लोग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहला तो मेरा अनुरोध अपने पुलिस के अधिकारियों से, और डीसीपी साहब आपके बारे में सबने अच्छी तारीफ़ की है और ये एक पहली मीटिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई पुलिस के बारे में आलोचनात्मक जो स्वर जो है वो लोगों के मुझे कम से कम सुनने को नहीं मिले, वरना बहुत सारी मीटिंग्स जो अभी तक 27 साल से हम उनका भाग बने हैं उसमें अक्सर लोग बहुत सारी आलोचनाएं भी करते हैं। तो जो भी अभी सुझाव दिए गए हैं, जैसे कोई पुल मिठाई के बारे में 2 लोगों ने उसके बारे में व्यक्त किया, प्रवीण जैन साहब ने भी किया, महेश सिंगल जी ने भी किया, और वास्तव में मैं समझता हूँ कि वो प्रॉब्लम है। चांदी चौक के रीडेवलपमेंट के इश्यूज से जुड़ी हुई बातें हैं, उनके बारे में कहा गया, कोड़िया पुल के बारे में कहा गया, पॉल्यूशन के इश्यूज़ को यहाँ पर रेज़ किया गया, फेस्टिवल से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दिवाली के कारण जो संभावित प्रॉब्लम्स हैं, सीसीटीवी कैमरे ख़राब हैं या एनक्रोचमेंट जो हो रही है उसके बारे में बात की गई है। लोडिंग अनलोडिंग के बारे में बहुत ही एक प्रैक्टिकल सजेशन दिया गया है कि भाई दिन की बजाय अगर शाम को और रात के अंदर हो जाए तो स्वाभाविक है एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा। और मुझे जैसा अभी इस मीटिंग में सुनने को मिला, व्यापारी लोगों से भी बातचीत इसके बारे में हुई है। जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्रॉक्टर मैडम है उन्होंने भी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम बच्चों की रेज़ की है कि भाई अब महीनों तक अगर वहाँ रहे नहीं और अभी सारे जगह पर इतना क्राइसिस है तो उसके बीच में से कोई बैलेंस्ड अप्रोच निकाल के पुलिस अगर कैसे सहायता कर सकती है। साप्ताहिक बाज़ार के बारे में भी आलू वालिया साहब ने जो कहा कि
उसका जो समय है उसका कंट्रोल्ड वे में लिमिट किया जाए, शाम तक रखा जाए उसको। बेशक सुबह जल्दी और जल्दी शुरू कर लें तो बाज़ार में तो उतने ही लोगों ने आके ख़रीदारी करनी है, वो चाहे 6 घंटे के अंदर करें चाहे 16 घंटे में करें, हमें उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हैंडल करने की बात है और उन बाज़ार के चलाने वालों को भी कन्विंस करने की ज़रूरत है। ये भी कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसमें कि कोई, और जनरल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक मेंटेन करने के बारे में 40 नंबर की जो ये रोड है इसके आसपास के अंडर ब्रिज के संदर्भ में, यानी जो भी जितनी भी बातें रखी गई, क्योंकि अभी इस क्षेत्र का मुझे भी 6 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया सांसद बने हुए, ये यहाँ के क्रॉनिक इश्यूज़ हैं बहुत सारे और ये क्रॉनिक इश्यूज़ चलते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब भी कोई अगर एक अच्छा ऑफिसर कहीं पर आ जाता है, विजनरी ऑफिसर आ जाता है और वो वास्तव में सॉल्यूशन करने की मानसिकता से अगर काम करता है, वो चाहे छोटा सा एक एसआई या कोई एसएचओ हो या उसके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी हो, तो वहाँ बहुत सुंदर किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं। वो एक अच्छा कॉन्सेंसस बनाता है, सब लोगों से बातचीत करता है, सब संबंधित पक्षों को चाय पिलाने के लिए अपने दफ्तर में बुलाता है और बातचीत के अंदर वो एक कंसेंसस बनाकर प्रस्तुत कर देता है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार की अप्रोच के साथ जो है अल्फोंस साहब, आप अगर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीज़ों को बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारे तरफ से, हमारे साथियों का, हमारा अपना जो संगठन है उसके कार्यकर्ताओं के तरफ से मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे कॉरपोरेशन में हो चाहे वो दिल्ली विधानसभा में हो, उनका भी निश्चित रूप से कोई भी पॉजिटिव काम होगा उसमें उनका सकारात्मक जो है रोल निश्चित रूप से होगा। ये तो एक, जितनी भी समस्याएं बहुत सारी ऐसी हैं जो यहाँ आज उल्लेख किया गया है, बहुत सारे और दूसरे सदस्य जो इसके मेंबर हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को शायद आज बोलने का समय के कारण मौका भी ना मिल पाया हो, लेकिन आपको सबको मेरा अनुरोध है कि आप अपनी समस्याएं जो भी आपको लगता है कि जिसमें पुलिस का विशेष रूप से इंटरवेंशन आवश्यक है या दूसरी एजेंसीज़ का इंटरवेंशन आवश्यक है, आप पुलिस को भी आप लिखकर भेजिए, उसकी कॉपीज़ हमारे पास भी भेजिए। हम अपने दफ्तर से भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसको मॉनिटर करेंगे और ये जो चीज़ें आज आपने चर्चा की है इसका भी फॉलोअप हम करेंगे। अब ये तो जो है आज के समय में जो हमारी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में है, लेकिन मैं एक विषय के ऊपर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं जो कि आज सारे दुनिया के लिए और सारे देश के लिए एक गंभीर विषय बना हुआ है। आज हम 6 नवंबर को ये मीटिंग कर रहे हैं। अभी परसों जब 8 नवंबर को संडे आएगा तो आप ये मान के चलिए कि 8 जनवरी को हमने अपने मंत्रालय में पहली मीटिंग कोरोना के लिए की थी, जब पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइना ने इन्फॉर्म किया था कि उसने 31 दिसंबर को अपने देश में कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो कि रेस्पिरेटरी इलनेस है और कोरोना वायरस है कोई नए किस्म का। और पहली हमने अपनी एक्सपर्ट्स की मीटिंग 8 जनवरी को अपने मंत्रालय में की थी और उस समय से आज तक लगभग 10 महीना हो गया है। इस 10 महीने के अंदर एक लंबा संघर्ष सारे देश ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। उसमें सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सारे हमारे भारत सरकार के मंत्रालय उसमें जुड़े, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय तो था ही, हमारे सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जुड़ी, हमारे सारे स्वास्थ्य के विभाग स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जुड़े, देश भर की स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी, अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सेज, हमारे जो दूसरे पैरामेडिक्स हैं या दूसरे अस्पताल में काम करने वाले सैनिटेशन के, सिक्योरिटी के स्टाफ और फील्ड में खासकर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में हमारे पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कांस्टेबल्स,
कितनी उन्होंने मुस्तैदी से और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काम किया, कितने सारे लोग उसके अंदर बीमार हो गए, बहुत सारे लोगों को अपना प्राण भी जो है इस संघर्ष में त्यागना पड़ा, बहुत सारे हमारे फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स के जो है प्राण चले गए। यानी कि इस 10 महीने के संघर्ष की हम सब ने मिलकर बहुत बड़ी कीमत जो है पे की है। हमने अपने फ्रंट लाइन के काम करने वाले लोगों को भी खोया है और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग उसमें बीमार भी हुए लाखों की तादाद में, और बहुत सारे लोगों की इसके अंदर मृत्यु भी हुई है। तो यानी ये एक प्रकार से इतिहास में एक असाधारण किस्म का संघर्ष रहा है, और इस असाधारण संघर्ष में सारे दुनिया के मुकाबले इसमें हमने साल भर में देखा कि सब प्रकार की प्रक्रियाएं हमें देखने का मौका मिला है। हमको शुरुआती दौर में हमें सारे देश में पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस देखने को मिला, एयरपोर्ट्स के ऊपर, सी पोर्ट्स के ऊपर, लैंड के बॉर्डर्स के ऊपर हमारे को ये लॉकडाउन की प्रक्रिया देखने को मिली। लॉकडाउन के पहले हमने जनता कर्फ्यू जैसा एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट जो है देखा, और अभी हम जिस फेजेस से गुज़र रहे हैं वो अनलॉक के फेजेस हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का भी जहां एक तरफ बोल्ड डिसीज़न लिया, वहीं पर सारे देश में जो इकोनॉमिक कंसर्न्स थे लोगों को जैसे अभी कहा गया कितने लोगों की नौकरी चली गई या कितने लोगों को कितने किस्म की तकलीफ़ हो गई, माइग्रेंट लेबरर्स को हमने देखा कितनी परेशानी में रहे, बहुत गरीब लोगों के लिए परेशानियां रहीं। लेकिन उस सब परिस्थिति में भी यानी जिस समय बोल्डली अनलॉक करने की ज़रूरत थी वो अनलॉक भी किया गया, और जिस समय बोल्डली लॉकडाउन करने की ज़रूरत थी उस समय लॉकडाउन भी देश के अंदर हुआ। और अभी अनलॉक की विभिन्न जिसे कहते हैं स्टेजेस से हम गुज़र रहे हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा जो है इसको लिबरल करने की कोशिश की जा रही है, धीरे धीरे और ज़्यादा इसके अंदर जो है छूट दी जा रही है। और इस सब के अंदर हमने देखा कि पहले दिन से लेकर आज तक सारे देश से एक ही बात की अपील की गई, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया है कि जो कोविड के खिलाफ संघर्ष है इसमें अपने प्राणों की रक्षा करना या दूसरों के प्राणों की रक्षा करना ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और इसलिए आपने पहले दिन से देखा कि 117 करोड़ लोगों को टेलीफोन के अंदर कॉलर ट्यून के माध्यम से हमने एजुकेट करना शुरू किया। गांव तक के अंदर लोग एजुकेट हो गए, और आज गांव के अंदर शायद शहरों से ज़्यादा जो है बेहतर स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति है। और हर बार 3-4 बातें बार बार रिपीट की जा रही हैं कि भाई ये जो मास्क है ये आपकी सबसे बड़ी शील्ड है, ये आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। इस मास्क को हर समय पहनना, हर समय नाक और मुंह को इससे कवर करके रखना और ठीक से पहनना, बात करते समय भी इसको नहीं नीचे करना, और केवल अगर नीचे करना 24 घंटे में तो या तो घर में जब रात में जाके सोते हैं तब, या घर में जब भोजन करते हैं तो वो भोजन भी अकेले करना, 4 लोगों के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं करना उस समय, क्योंकि मास्क उतारेंगे एक भी इन्फेक्टेड है तो चारों को इन्फेक्टेड कर देगा। लेकिन अभी मैंने इस मीटिंग में ही देखा कि एक व्यक्ति को छोड़कर, शायद एक प्रवीण जैन साहब को छोड़कर, मैंने देखा कि किसी ने भी मास्क की गंभीरता को शायद रिस्पेक्ट नहीं किया हुआ था। और सभी लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि मास्क ये सिंबॉलिक डिवाइस नहीं है, इसको मास्क को अगर ठीक से हर समय नहीं पहना तो ये हमारी आपकी किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, और हमारे कारण शायद दूसरे को भी ये अस्वस्थ कर सकता है। दूसरी बात बार बार लगातार कही गई है देश के अंदर कि भाई कुछ भी हो, एक फ़िज़िकल डिस्टेंस, एक सोशल डिस्टेंस, एक सामाजिक दूरी, जिसे 2 गज की दूरी प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से कहा, उसको बना के रखिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जैसे ही मौका लगे अपने साबुन से, पानी से अपने हाथों को धो लो।
जहाँ साबुन पानी नहीं है तो थोड़ा बहुत सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर लें। कम से कम उसका पर्पस ये है कि भाई आपका हाथ जो है अगर उसने किसी सरफेस को टच किया है और वो सरफेस इन्फेक्टेड थी तो वहाँ से आप इन्फेक्शन कम से कम लेकर और दूसरी जगह पर कैरी ना कर पाएँ। और चौथी बात ये कही जा रही है कि भाई जिस तरह से हाथों की हाइजीन का ध्यान रखना है वैसे ही मुंह पर खांसते समय, छींकते समय कम से कम हम अपने एल्बो को जो है नाक और मुंह के ऊपर रख लेंगे तो शायद हम दूसरे को जो है, इसको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बात की गई है। और अभी कुछ दिन से और शुरू से ही कहा जा रहा है कि भाई जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है, ना तो बाज़ार में निकलने की ज़रूरत है, ना ही भीड़ भड़क्के में जाने की ज़रूरत है। और अभी तो मौसम सर्दी का भी है और साथ में अभी फेस्टिवल्स का भी है, तो इसके कारण अननेसेसरली जो है आउटिंग करना, ऐसे ऐसे फंक्शंस में जाना और वहाँ जाकर भीड़ में इकट्ठे होना, ये बहुत ही डेंजरस है। लेकिन दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि गांव के मुकाबले शहरों में, और शहरों के अंदर भी अगर मैं ये कहूँ तो दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली जैसे शहर में इन बेसिक विषयों पर, जिसको कि हमने सबसे पहले कहा था कि वैक्सीन आने में तो समय लगेगा, ये मैंने 6 महीने 8 महीने पहले कहा था कि सबसे जो पोटेंट वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है और जिसके लिए कोई खर्चा नहीं होता, वो हमारी सोशल वैक्सीन। ये 3-4 बातें हैं। उस समय मैंने कहा था कि ये लॉकडाउन भी एक प्रकार की सोशल वैक्सीन है, ये मास्क भी एक प्रकार का सोशल वैक्सीन है, ये 2 गज की दूरी भी एक प्रकार की सोशल वैक्सीन है, और ये हैंड का सैनिटाइजेशन और जो इसकी हाइजीन है ये भी एक सोशल वैक्सीन है। रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है मेंटेन करना, ये भी एक सोशल वैक्सीन है। तो ये जो सोशल वैक्सीन है, इसका इस्तेमाल बहुत ही कैजुअल और बहुत ही लापरवाह तरीके से हमारे देश में खासकर अर्बन इलाकों में हो रहा है। यद्यपि सारे दुनिया के मुकाबले हम लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस की है। 135-140 करोड़ के देश में दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिकवरी रेट प्राप्त करना लगभग 93% और दुनिया का सबसे लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट 1.48%, इसको जो है अचीव करना। और जहाँ 6 महीने पहले सब लोग हमको कोसते थे कि टेस्ट नहीं हो रहा, कुछ ही हज़ार टेस्ट हो रहे हैं 135 करोड़ के देश में, कुछ ही टेस्ट का क्या मीनिंग है, तो आज वहाँ 10, 12, 15 लाख तक हम रोज़ के टेस्ट कर रहे हैं। एक लेबॉर्ट्री जब हमारे पास थी फरवरी के महीने में, आज हमने उसके मुकाबले 2056 तक शायद लेबॉर्ट्रीज़ जो है देश के अंदर विकसित कर दी हैं। 12 करोड़ के आसपास हम टेस्ट देश के अंदर कर चुके हैं। जो PPE किट्स और जो N95 मास्क और जो वेंटिलेटर हम इंपोर्ट करते थे, जो टेस्टिंग के लिए किट्स इंपोर्ट करते थे, बहुत एग्जॉर्बिटेंट दामों पर करना पड़ता था क्योंकि मजबूरी थी देश के लोगों को बचाना उस समय। आज वो सारी चीज़ें भारत में बड़ी मात्रा में हम बना रहे हैं और हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए हैं। ये तो सारे देश ने अपनी जो एक योग्यता और क्षमता है, इसमें सारे सामाजिक संगठन भी जुड़े, इसमें वैज्ञानिक भी जुड़े, इसमें डॉक्टर्स भी जुड़े, इसमें सरकार के सारे मंत्रालय भी जुड़े, सब प्रकार की हैंड होल्डिंग उनकी की गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी, और अभी देख रहे हैं हम कि सारे देश में अभी कुछ दिन पहले तक आप जानते हैं कि रोज़ 1 लाख तक केसेस होते थे, अब 50% उसका हो गया, 50,000 से भी कम हो गए हैं। हम देख रहे थे कि हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो भी लगभग 10 लाख के करीब थे कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले। अब वो भी जो है 5 लाख, 5.5 लाख, 5.25 लाख इस लेवल पर आ गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब रिसेंटली हमारे जो केसेस में सारे देश भर में थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन का फेज़ शुरू हुआ है, केसेस की कमी आनी शुरू हुई है, लेकिन कुछ हमारे स्टेट्स और कुछ शहर, और उसमें भी विशेषकर दिल्ली जैसा जो हमारा कैपिटल है, उसको आपने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले उसकी स्थिति कितनी ख़राब हो गई थी। इतनी ख़राब हो गई थी कि भारत सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, सबको हम लोगों को बीच में इंटरवीन करना पड़ा। बहुत ज़ोरदार तरीके से दिल्ली सरकार के साथ हैंड होल्डिंग करनी पड़ी, उनको गाइड करना पड़ा। उसके बाद स्थिति में सुधार आया,
लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस समय पे जो दिल्ली के अंदर अगस्त के मुकाबले अभी नवंबर के महीने में दिल्ली के अंदर जो हमारे केसेस की संख्या है वो भी बढ़ रही है। 6,000 7,000 तक केसेस हमारे हो रहे हैं। जो मौतों की संख्या जो है कम हो गई थी, अब वो भी रोज़ की जो है 50-60 इसके आसपास पहुंच गई है। और बहुत सारे कम से कम 6-7 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10-12-14% तक है टेस्ट के अंदर, जिसमें आपका ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी है जिसके अंदर हम अभी डिस्कशंस कर रहे हैं। तो इस सब परिस्थिति में ये बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री जी ने भी सारे देश के लिए अभी राष्ट्र के नाम संदेश दिया। जब राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संदेश आता है तो देश के लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि आज कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा होगी। लेकिन उन्होंने घोषणा क्या की? उन्होंने वही घोषणा की जो 8 महीने से लगातार हम सब लोग कह रहे हैं और वो खुद भी कह रहे हैं। दोबारा से उन्होंने इन्हीं बातों को दोहराया। मास्क के बारे में उन्होंने फेस्टिवल्स के अंदर प्रिकॉशंस लेने के बारे में कहा। सर्दी के अंदर विशेष जो है ध्यान इसलिए लेने के लिए कहा कि रेस्पिरेटरी वायरस वो सर्दी में और तेज़ी से उनका ट्रांसमिशन होने की संभावना होती है। यानी इतना इम्पॉर्टेंट ये विषय है कि इसके लिए एक प्रधानमंत्री वो देश को राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए एक प्रकार से प्रेरित हो गए, मजबूर हो गए। तो उन्होंने बार बार कहा सारे देश के अंदर इसके लिए जन आंदोलन बनाना। अब कोई ऐसा जन आंदोलन नहीं है कि उसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई पैराफ्रेनेलिया तैयार करना है। जन आंदोलन इसी बात का है कि खुद भी मैं ठीक से पालन करूंगा और दूसरों को भी कराऊंगा, अपने परिवार को भी कराऊंगा, अपने रिश्तेदारों को भी कराऊंगा, अपने दोस्तों को भी कराऊंगा, अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में, अपने व्यापार के स्थान पर, अपने मार्केट में, जहाँ कहीं पर भी मैं हूँ वहाँ मैं चीज़ों को सुव्यवस्थित करने में एक प्रोएक्टिव रोल करूँगा। यही जन आंदोलन है। यही NGOs को भी करना है, यही धार्मिक संगठनों को भी करना है, यही सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना है, यही RWA को भी करना है, यही पुलिस के लोगों को भी इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई के अंदर हम सफल होंगे तो ये बाकी सारी चीज़ें भी, इनका भी महत्व रहेगा। लेकिन अगर इसी लड़ाई के अंदर ही मान लीजिए हम लड़ते रहेंगे और इसी के अंदर हम अपना समय लगाते रहेंगे, वैक्सीन भी आने वाली है वो ठीक है, लेकिन वैक्सीन भी आने के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर सबको वैक्सीन लग जाएगी सारे देश को। और ये भी पक्का नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद सारे ज़िंदगी भर के लिए उससे इम्यूनिटी हो जाएगी। कोरोना वायरस किस तरह से बिहेव करेगा इसके बारे में भी अभी सारी दुनिया में असमंजस की स्थिति है। लेकिन एक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट है कि अगर देश के या किसी शहर के या किसी मोहल्ले के लोग ठीक प्रकार से ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं तो उसी दिन से उस शहर में, उस मोहल्ले में जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो एकदम धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कोविड का वायरस हवा में जीवित नहीं रह सकता। जैसे पोलियो का वायरस था वो भी हवा में जीवित नहीं रह सकता था, वो छोटे बच्चे की केवल आंत में जीवित रह सकता था। इसलिए छोटे बच्चे की आंत को इम्यूनाइज़ किया। हिंदुस्तान की, दुनिया के हर बच्चे की आंत इम्यूनाइज़ हो गई, पोलियो वायरस जड़ से समाप्त हो गया। कोविड वायरस भी जो है उसको अगर मेरे शरीर में है तो मेरे शरीर से जब तक दूसरे के शरीर में उस 5, 7, 8 दिन के पीरियड में नहीं चला जाएगा तब तक वो मर नहीं सकता है। वो जीने के लिए उसको दूसरे शरीर में जाना ज़रूरी है और दूसरे शरीर में जाने के लिए उसको ये बैरियर पार करना ज़रूरी है। इन्फेक्टेड व्यक्ति को दूसरे आदमी को देने के लिए, उससे रोकने के लिए है ये। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लेंगे क्या हो जाएगा, उसको फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड चाहिए आपके शरीर में घुसने के लिए कहीं से, उसको कोई घंटों या महीनों का काम नहीं है। इसलिए ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको पूरी की पूरी गंभीरता के साथ इसको लेना चाहिए। पुलिस जनों से और हमारे NGO से जो प्रोएक्टिवली काम करते हैं या चुने हुए प्रतिनिधि भी जो हैं उन लोगों से, वो क्योंकि उनकी और ज़्यादा अप्रोच और ज़्यादा फॉलोइंग हो सकती है अपनी कार्यकर्ताओं के थ्रू भी और अपने समाज के लोगों के थ्रू भी। ये जो मैसेज है इसको खासकर जितनी गाइडलाइंस समाज के बिहेवियर के लिए बनाई गई हैं, अभी इसको अनलॉक करते समय हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं
उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से मार्केट में आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आपका शादी के अंदर क्या बिहेवियर रहेगा, शादी में कितने लोग होंगे। मैं कई महीनों के बाद एक किसी शादी के अंदर कल रात को इसलिए चला गया कि बहुत ज़्यादा आग्रह था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे मन में जो जिज्ञासा थी, मैंने कल ही मीटिंग की थी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ दिल्ली की स्थिति के बारे में, तो उससे ज़्यादा मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं ज़रा फील्ड में जाकर एक बार देखूं तो सही कि शादी में अगर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन बनाई है उसमें लोग उसको कितनी गंभीरता और कितनी सच्चाई से फॉलो कर रहे हैं। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पुलिस के लोगों को भी आश्चर्य होगा, और इसी में से हमारे लिए फ्यूचर के लिए एक्शन प्लान भी डिवाइस हो सकता है कि एक बैंक्वेट हॉल में जिस शादी पे मैं गया वहाँ 200 से बहुत ज़्यादा लोग थे, नंबर 1, और उस शादी में आपको सुनने में आश्चर्यजनक लगेगा, विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा कि शायद डॉक्टर हर्षवर्धन एग्जिक्रेट कर रहे होंगे, लेकिन उस शादी में 90% लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था, और जिन्होंने पहना हुआ भी था उनका मास्क जो है ज़मीन पे गले के ऊपर लटका हुआ था। शायद मुझे ठीक प्रकार से जैसे मैंने मास्क लगाया है वैसे मास्क लगाया हुआ मुझे लगा कि शायद उस शादी के अंदर मैं ही एक अकेला आदमी था जो मास्क लगा के अंदर तक गया और जल्दी से बाहर निकल के चला आया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सारे लोग मुझे कोई अजूबा समझ रहे होंगे, यानी मैं अजूबा लग रहा था उनके बीच में, क्योंकि वो नॉर्मल शादी की तरह वहाँ पे बिहेवियर चल रहा था। और शादी किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति के यहाँ नहीं थी, शादी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की थी। शादी जिन बच्चों की थी वो भी पढ़े लिखे थे, वो बच्चे भी बिना मास्क के थे, लेकिन उसके अलावा जो पार्टिसिपेंट थे वो सब बिना मास्क के थे। अब उसको अगर मैं टेक्निकल शब्दों में उसको ट्रांसलेट करूं तो उस शादी के ऊपर अगर 2-4 भी कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्टेड लोग चले जाएं तो वो 100-200 आदमियों को तो बड़े आसानी से उस 1-2 घंटे के पीरियड में इन्फेक्ट कर सकते हैं। बाज़ारों के जो सीन हमारे को सड़क पे नज़र आते हैं या टेलीविज़न पे नज़र आते हैं, मुझे लगता है ये सारे जो है, ये मैं नहीं कहता कि पुलिस जाकर लोगों को हरेस करे, लेकिन बहुत ही आप अपने जो ऑफिसर्स के बीच में डिस्कशन करिए कोविड से समाज को बचाने के लिए, जैसे आपने कोरोना वॉरियर्स की तरह फ्रंट लाइन वर्कर्स की तरह काम किया है। जगह जगह आपने जो ऐसे एरियाज़ के हॉटस्पॉट्स को हैंडल किया। मैंने देखा एक पुलिस कमिश्नर साहब के साथ जो पुलिस के ऐसे कर्मियों का मैंने कैंप इनॉग्रेट किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जिन्होंने खुद कोरोना से सफ़र किया और पहली बार नहीं दूसरी बार वो प्लाज्मा का डोनेशन कर रहे थे। तो जब इतने अच्छे अच्छे आपने काम किए तो अभी थोड़ा सा इस काम को भी प्रायोरिटी पर करिए कि जो भी समाज में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लोगों के इकट्ठे होने की संभावना है, जहाँ ये फंक्शंस की आप परमिशंस देते हैं, वहाँ पर बहुत शालीनता से, शाम के फंक्शंस हैं तो शाम को और दिन के फंक्शंस हैं तो दिन को, अपने लोगों को भेजिए और भेजकर आप देखिए। मैं नहीं कहता कि किसी को डंडा मार के हैरेस करिए, लेकिन ये मैसेज चारों तरफ दिल्ली के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ समबॉडी हु इज़ वॉचिंग यू एंड इफ़ यू डू नॉट बिहेव रिस्पॉन्सिबली यू आर लायल टू बी पनिश्ड, यू आर लायबल टू बी फाइंड। ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। वो खाली जो सिंबॉलिक एक्टिविटी की तरह नहीं रहना चाहिए कि सड़क पे कहीं कहीं किसी का चालान हो गया, चालान करके पैसे इकट्ठे करना या उसके लिए फ़ाइन की राशि जो है सरकारी कोष में आ जाए, ये हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि लोगों के प्राण की रक्षा करना, कोविड से उनको बचाना। और किसी को अगर आप सख्ती से भी कहेंगे कि तुम्हारे लिए मास्क लगाना भाई ज़रूरी है, ऐसे नहीं चल सकता, तो वो भी ये अप्रिशिएट करेगा कि आप उसके ही लाभ के लिए ये बात कह रहे हैं, उसके ही लाभ के लिए ये बात बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग में इस बात का एक नए सिरे से अगर रिज़ॉल्व यहाँ होगा सभी पुलिस के अधिकारियों के द्वारा भी, और सभी यहाँ पर जो हमारे पुलिस कमेटी के मेंबर्स हैं और जो दूसरे हमारे एनजीओज़ हैं या दूसरे जो भी चुने हुए प्रतिनिधि इसमें आज भाग लिए हैं, या आप सबके माध्यम से बाकी सब लोगों को ये मैसेज अगर जाएगा
कि इस समय सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए समाज के अंदर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग ठीक प्रकार से अपनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये हमने करा लिया तो समझ लीजिए कि आपने विजय प्राप्त कर ली। आप कोविड के खिलाफ निर्णायक विजय की तरफ बहुत तेज़ी से उसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नहीं तो मैं नहीं जानता कि और कितने लोगों को इसके कारण अभी हमें तकलीफ़ सहन करानी पड़ेगी। आने वाला जो समय है वो 2021 वो निश्चित रूप से हमारे लिए वैक्सीन भी लेकर आ रहा है। जिस प्रकार की वैज्ञानिकों की तैयारी है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2021 में कोविड के ख़िलाफ़ वैक्सीन भी आ जाएगी और जून जुलाई अगस्त तक देश के 20, 25, 30 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन देने में भी सफल होंगे। लेकिन उस सब के बावजूद भी जब तक कोविड का जो जिसे कहते हैं कि उसके भविष्य की अंतिम रूपरेखा फाइनलाइज नहीं होती पूरे दुनिया के अंदर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लेवल पर, वैज्ञानिकों के लेवल पर, रिसर्चर्स के लेवल पर, तब तक हमारे सोसाइटी के लिए ये न्यू नॉर्मल है। ये टेम्परेरी बिहेवियर नहीं है, ये परमानेंट बिहेवियर है। और हो सकता है कि अभी बहुत दिन तक हमें आपस में इसी तरह की मीटिंग्स करनी होंगी जैसे आज हमने की है, और ये शायद एक प्रकार से आने वाले समय के लिए एक और बेहतर तरीका जो है जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी भी खर्च नहीं हुई, अपने अपने घरों को छोड़कर बहुत दूर दूर तक मीटिंग के लिए जाना भी नहीं पड़ा, पेट्रोल भी नहीं वेस्ट हुआ, सड़क के ऊपर गाड़ी का पॉल्यूशन भी नहीं हुआ, और इसके साथ साथ सड़कों पर उस मीटिंग के करने के लिए जो लोग 25-50 लोग एक जगह जाते थे, 50 गाड़ियाँ चलती थी जगह जगह से, वो जो कंजेशन होता था सड़कों पर वो भी कम हो गया। और ऐसी एक नहीं कितनी प्रकार की मीटिंग्स हम लोग रोज़ कर रहे हैं। ये तो खाली एक इलाके की छोटी सी मीटिंग है। मैं तो हर थर्सडे को शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पर जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होती है तो दुनिया भर के पूरी वर्ल्ड के स्वास्थ्य मंत्री एक ही मीटिंग पे एक ही स्थान से कनेक्टेड होते हैं। तो शायद ये जैसा मैंने कहा ये सोसाइटी का न्यू नॉर्मल है जो कोविड की देन के रूप में जो है ये आने वाले समय में याद किया जाएगा। कोविड ने हमें तकलीफ़ भी दी है, लेकिन कोविड ने हमारे सबके साथ ये एक प्रकार से लीनियंसी भी बरती है कि उसने हमें हमारी रक्षा के लिए कोई बहुत बड़े कोई लंबे चौड़े प्रोसीजर्स अपनाने हैं, बहुत लंबे चौड़े खर्चे करने हैं, ये भी नहीं किया। ये तो मास्क ऐसी चीज़ है कि घर में साधारण कपड़े से भी आदमी जो है बनाकर जो है इस्तेमाल कर सकता है, गरीब आदमी के लिए भी उपलब्ध है। और अपने गमछे से भी अपना जो है काम चला रहा है गरीब आदमी। और गांव के अंदर गांव के लोगों ने अपने आप को बचा कर रखा है कोविड से। शहरों के अंदर हम दिल्ली की जो प्रतिष्ठा है उसको, क्योंकि वो दाव पर लगी है, इसलिए हम इसको अगर आज की इस बैठक में पूरी गंभीरता से लेंगे और अल्फोंस साहब के नेतृत्व में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में इसका एक अच्छा जन आंदोलन अगर विकसित होगा, सोबर, सोफिस्टिकेटेड और शालीन तरीके से, और उसका लाभ लोगों को मिलेगा, उसके कारण लोगों को सही दिशा मिलेगी, तो मैं ये मान के चलूँगा कि ये जो आज 1-1.5 घंटा हम सब लोगों ने मिलकर साथ टाइम बिताया है, इसकी सही मायने में सार्थकता होगी और सही मायने में इसकी सफलता होगी। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुलिस प्रशासन का और सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय, आपने अपने प्रेरक वचनों से हम सबके से उत्तरी जिला पुलिस की तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपको आशा ही विश्वास दिलाते हैं कि आपके निर्देशों के अनुरूप करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। Thank you. First of all, I'd like to thank the Dr. Harshvardhan sir, Honorable Chairman and Union Minister of Health and Family Welfare, Science and Technology, Earth Science,
for sharing his valuable time from his busy schedule for this district level committee meeting and also sharing his vision and thoughts. Sir, मैं आपको assure करता हूँ, I like to state all the points, suggestions that have been put in this meeting as well as by you. If properly addressed, sir, there will be implement and necessary action would be taken. I also like to thank all the members. मैं सभी members का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और spare their benefit. Their suggestions are quite valuable to us and we will ensure that all necessary action would be taken on your suggestions. साथ ही साथ जो members जो जिनको मौका नहीं मिल पाया है समय के अभाव से, so उनसे भी हम उनके valuable suggestions लेंगे and इन सबको compile करके next meeting में we will ensure that जो भी action taken है वो आप सबको इस next meeting में बताया जाएगा. मैं इसके अलावा सर हमारे डीसीपी नॉर्थ साहब श्री एंटो अल्फांसो साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा. वो हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के टॉर्च भी रहे, उनके इनिशिएटिव्स एफर्ट्स की वजह से हम इस मीटिंग को कन्वे कर पाए हैं. सर मैं एक और इसमें एडिशन करना चाहूंगा कि सर ने हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कोविड अवेयरनेस कैंपेन भी चला रखा है. डेली इसमें हम हमारी जो टीम्स हैं राइट फ्रॉम बीट लेवल टू डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज इस अवेयरनेस का पार्ट है. इसमें मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग इन सब पे फोकस किया जाता है. और जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मास्क वगैरह जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको हम मास्क डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं सर. ये सभी हमारे डीसीपी सर की तरफ से उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हमारा सर डिस्ट्रिक्ट लेवल में चल रहा है. मैं सभी नॉर्थ जिले के तमाम ऑफिसर्स और स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहूंगा. एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी 2 जो यहाँ मौजूद हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं खासकर पुलिस पेट्रोलिंग, इंक्रोचमेंट, कंजेशन इन सभी इश्यूज और साथ ही साथ क्राइम और क्राइम प्रिवेंशन डिटेक्शन स्ट्रेटजीज में भी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं. अंत में सर मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगा. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. धन्यवाद महोदय. तमाम आदरणीय सदस्यों, तमाम अधिकारी, तमाम पदाधिकारी एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज के इस मीटिंग को यही संपन्न करने की आज्ञा चाहता हूँ.